कई ये जो लीज है वो लीज भी आज खत्म हो चुकी। उन लीज की अवधि खत्म होने के बाद में वापिस वक्त जल्दी से जल्दी खनन पट्टे जारी हुई। अगर जारी नहीं होंगे तो किसको फायदा? सिर्फ इकलौता किसी को फायदा है तो इन्हीं बजरी के ठेकेदारों को है, क्योंकि इस 6 महीने तक लीज की अवधि खत्म होने के 6 महीने तक किसी को अधिकार है तो वो सिर्फ लीज धारकों को स्टॉक का अधिकार है। उसके अलावा राजस्थान में और किसी को स्टॉक का अधिकार नहीं है। आज नागौर के अंदर, रियाबड़ी के अंदर लीज की अवधि खत्म हो चुकी है, जतारण में अवधि खत्म हो चुकी है। कोई भी नागौर का रियाबड़ी के अंदर कोई भी व्यक्ति वहां से खनन नहीं कर सकता है। उनके पास इकलौता जो सोर्स है, स्रोत है, वही उन्हीं ठेकेदारों के स्टॉक का। तो इन नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। तमाम टैक्स जो केंद्र सरकार की तरफ से लगे गए वो तमाम टैक्स से बजरी के आम उपभोक्ताओं को उनमें हटाना चाहिए, जिससे राजस्थान के आम उपभोक्ताओं को बजरी के अंदर कीमतों में राहत मिले। तीसरी की नई पॉलिसी आनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब बजट प्रस्तुत किया उस वक्त ये घोषणा करी कि छोटे लीज धारकों को बजरी के लीज की व्यवस्था करी जाएगी। मेरी लगातार उन लोगों से संवाद है। आज ही मैंने उन अधिकारियों से और बात करी कि ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी राजस्थान में शुरू करी जाए, और उसके अलावा और जो भी राजस्थान में छोटे लीज धारक है उनको कानूनन संरक्षण राजस्थान सरकार की तरफ से हुई, क्योंकि जो छोटे लीज धारक है उनके पास कानूनन लड़ाई लड़ने के लिए वित्तीय ताकत नहीं, और वो लीज राजस्थान सरकार की शर्तों पर दी जा रही है। तो राजस्थान सरकार ही कानूनन किसी भी तरह की जटिलता अगर उनके सामने आई तो वो लड़ाई भी इस तरह से पॉलिसी बनेगी, उनकी कानूनन रक्षा राजस्थान सरकार करे। आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के किसानों को परिवहन के लिए नॉन कॉमर्शियल ट्रैक्टर का भी अधिकार केंद्र सरकार दे। ये आवाज और ये मांग मेरी तरफ से है। सिर्फ इसके माध्यम से ही हिंदुस्तान और राजस्थान को किसान जो खेती के अंदर उसकी आर्थिक स्थितियां खराब हो चुकी है उसको अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा। लड़ाई हमको उस व्यवस्था के खिलाफ करनी है, लड़ाई इन नियमों के खिलाफ करनी है, नहीं कि लड़ाई और विवाद कर हम नियमों के अंतर्गत किसी को संरक्षण दें। ये बजरी की सच्चाई है। लगातार हम सबको प्रयास करना चाहिए कि बजरी राजस्थान में सस्ती कैसे हो। राजस्थान सरकार आज बजरी के खनन की नीति के अंतर्गत राजस्थान के अंदर खनन नहीं करवा रही। सुप्रीम कोर्ट के तय फैसले के अंतर्गत राजस्थान सरकार राजस्थान में खनन करवा रही। सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने जो उनको राय दी है उसके अंतर्गत वह फैसले हुए। एनजीटी ने जो बजरी के खनन के नियम तय करे हैं वो एनजीटी केंद्र सरकार के मार्फत से नियुक्त हुए लोगों की एनजीटी है। उसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार को राजस्थान के और बजरी के उपभोक्ताओं को सस्ती बजरी कैसे मुहैया कराई, ये लगातार प्रयास और बात हम लोग कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये पॉलिसी के अंदर बदलाव कर ये तमाम जो कर लगे हैं उसमें भी केंद्र सरकार को मैं वापस मांग करता हूं कि तमाम कर जो बजरी के ऊपर आपने लगाए हुए हैं वो तमाम कर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केंद्र सरकार की तरफ से भी ये पेरवी हुई कि आम उपभोक्ताओं को आवश्यकता रहती है इसको, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लीज के जगह वापस रॉयल्टी की व्यवस्था हो सके।
तो हम सब लोगों को राहत मिलेगी। अंत में बजरी के ऊपर विवाद कर हम बजरी के ठेकेदार और बजरी माफिया को मदद नहीं करें। जो सीधी सरल और सच्ची बात है वो राजस्थान की जनता के बीच में रखे, नियमों में परिवर्तन करवाकर, कानून में परिवर्तन कराकर, शुल्क में राहत देकर आम राजस्थान के बजरी के उपभोक्ताओं की हम लोग मदद करें। धन्यवाद। तो क्या है जी अभी जो सरकार की जो पॉलिसी है वो माफियाओं को मदद कर रही है? नहीं, अभी सरकार की पॉलिसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से, जैसा मैंने आपसे बोला, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत बजरी का खनन राजस्थान के अंदर हो रहा है। 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 2021 का फैसला आया। राजस्थान के अंदर बजरी के खनन के नियम एनजीटी ने बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एम्पावरमेंट कमेटी थी, उन्होंने यह स्टडी कर और राय रखी, उसमें राजस्थान की सरकार की कोई राय नहीं थी। अगर आप ये पूछ रहे हो कि बजरी की नियम और नीति उसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला को लागू करना राजस्थान सरकार का दायित्व था। ये फेडरल स्ट्रक्चर में यही व्यवस्था। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल पर आपने सीधा आरोप लगाया, तो किस तरह से उनके कान जुड़े हुए हैं बजरी माफिया? नहीं, जो मैंने बात करी है कि जो जिस तरह का विवाद हो रहा है, इस विवाद से किसको फायदा मिल रहा? 2 महीने बजरी का राजस्थान में कोई भी खनन नहीं कर सकता। नियम ये कहते हैं स्टॉक का अधिकार किसी के पास है, इकलौता स्टॉक का अधिकार उन बजरी के लीज धारकों को है, जिनके वो ये विवाद कर रहे हैं उन्हीं के पास है। तो राजस्थान का उपभोक्ता, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भी कहीं 1 टन के खनन कर किसी को मछली मुहैया नहीं करा सकती। तो प्रत्यक्ष तौर के ऊपर जो मोनोपोली है वो उन्हीं स्टॉक धारकों के ऊपर। इसलिए ये विवाद कर विजिलेंस भिजवाकर आम उपभोक्ताओं को सस्ती बजरी नहीं मिले और आम उपभोक्ताओं को सिर्फ इकलौता मजबूरन नियम और कानून के तहत उन्हीं से बजरी खरीदनी पड़े, ये मोनोपोली करवाने के लिए ये पूरी की पूरी विवाद किया जाता है। लेकिन मिलाकर के आरएलपी जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, आपका कहना है कि लीज धारकों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जनता के हित में उनका कोई काम नहीं है। ये तमाम जो मैंने नियम और कानून बताए, ये किसको फायदा पहुंचा रहे? आरएलपी के मुखिया हो या कोई भी ये विवाद कर रहा है, ये विवाद कर किसको फायदा पहुंचा रहे? उन लीज धारकों को ही फायदा पहुंचा रहे। अगर विजिलेंस जाएगी और कोई भी किसान अगर ट्रैक्टर के ऊपर परिवहन कर रहा है तो ये नियम क्या कहते हैं? वो परिवहन नहीं कर सकता जब तक वो कॉमर्शियल कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो कॉमर्शियल ट्रैक्टर के अंदर भी कर रहा है, 3 टन से ज्यादा कर रहा है, तो उसके खिलाफ कितना शुल्क लगेगा? विजिलेंस अगर ये काम करेगी, ये काम करेगी तो किसको फायदा हो रहा है? ये फायदा हो रहा है बजरी के ठेकेदारों को। किसको नुकसान हो रहा है? राजस्थान के किसान और राजस्थान के आम उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं, एनजीटी की रिपोर्ट कह रही है, नियम कह रहे हैं, कानून कह रहे हैं। तो सरकार तो आप ही की है, फिर हनुमान जी के साथ में बैठ के सरकार के लोग वार्ता क्यों कर रहे हैं? नहीं, सरकार किसकी होती है? सरकार राजस्थान की जनता की होती है। आप भूल गए हो कि सरकार किसी एक व्यक्ति की होती है। सरकार किसी आपकी नहीं होती है, हमारी नहीं होती है, तुम्हारी नहीं होती है। ये हिंदुस्तान के अंदर जो वातावरण बना रखा है, इससे सरकार की परिभाषा ही हम लोग भूल गए। हनुमान बेनीवाल जी जो विवाद करते हैं और उसके विवाद के बाद में जो आपस के अंदर वो जो मेमोरेंडम लेकर जाते हैं, कोई भी मेमोरेंडम लेकर जाएगा तो वहां प्रशासनिक अधिकारी है, आप लेकर जाओ अपना मेमोरेंडम, तो प्रशासनिक अधिकारी आपका मेमोरेंडम नहीं लेगा, मेमोरेंडम लेगा, पर उसके उस मेमोरेंडम के अंतर्गत किसके पास फैसला करने का अधिकार है? किसी के पास फैसला करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और सीईसी के माध्यम से हुआ। किसी 2 व्यक्ति को बैठने से आप ये नियम पढ़ चुके होंगे कि मेरे से ज्यादा आप जागरूक पत्रकार हैं। कोई भी खनन कर सकता है क्या? नियम में कोई भी संशोधन कर सकता है क्या? नियम के अंदर संशोधन करने के बाद में 2021 के अंदर जो फैसला हुआ, ये फैसला भी आपने पढ़ा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2021 के अंदर हुआ, उस 2021 के फैसले के अंदर जो छोटे लीज धारकों को राजस्थान सरकार ने जो लीज आवंटन करी गई, उसके संदर्भ में भी तमाम उस फैसले के अंदर हुआ है।
या आपके पास भी होगा, नहीं है तो मैं आपको इसकी कॉपी भी करवा दूंगा। नियमों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में इतना ज्यादा अवैध खनन हुआ, पुलिस से भी जंग हुई है, खनन माफियाओं की कई लोगों की मौत हुई है, कई FIR दर्ज, और सरकार पर आरोप लगे हैं कि उनसे संबंधित विधायक या मंत्री मिले हुए हैं। तो उस वक्त कभी नहीं बोले, लेकिन अचानक नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अधिकार किसने दिया? अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये रोका किसने? रोका सुप्रीम कोर्ट ने। सरकारों के पास अधिकार नहीं थे। राज्य सरकार और सुप्रीम केंद्र सरकार नहीं तो इसको खनन का अधिकार दे पाई और नहीं रोका गया। और अवधि भी, और जिस अवधि के अंदर राजस्थान के अंदर खनन रोका गया, वो भी अवधि कौन सी जो मैंने पहले भी बताई, 16/11/2017 से 30/1/2020 तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राजस्थान के अंदर बजरी का खनन रोका गया। और रोकने के बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया, इसी आधार पर फैसला किया कि रुकी हुई अवधि के अंदर इतने तो केसेस रजिस्टर हुए, रुकी हुई अवधि के अंदर इस प्रकार का अवैध खनन हुआ है। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद भी राजस्थान के अंदर इलीगल माइनिंग हुई इसी आधार के ऊपर, तो वापिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो किसी सरकार ने थोड़ी, नहीं तो सरकार ने खनन का आदेश किया, नहीं सरकार ने रोकने का आदेश किया, और नहीं सरकार ने वापस खनन करने का आदेश दिया। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट से हुआ। नियम बनाने का आदेश भी NGT ने दिया है और किसी ने नहीं दिया। जो प्रावधान जितने भी है वो राजस्थान के अंदर भी NGT के उनके तरफ से। तो मैंने आपको बात की उस बात का एक एक चीज के बारे में। ये सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी है, उसने रिपोर्ट दी। राजस्थान सरकार के पास अधिकार नहीं था कि बजरी का खनन किस तरह से हो। ये कमेटी की तारीख 23 दिसंबर 2020 को इन्होंने वापस दी और 2020 के अंदर उन्होंने बिल्कुल क्लियर ये कि राजस्थान के अंदर बजरी का खनन किस तरह से हो। वो भी उन्होंने तय किया कि कोई राजस्थान के अंदर बजरी का खनन सीधा नदी नाले से नहीं कर सकता है। तो राजस्थान सरकार के पास अधिकार ही नहीं। अरे जी, ये आपके साथ ही विधायक हैं, उन्होंने लाल डायरी का जिक्र विधानसभा में किया था। जो भी तमाम विवाद और ये करने के पीछे मंशा क्या रहती कि जो मूल मुद्दे राजस्थान के हैं, जो मूल हम लोगों की डिमांड है, मूल हम लोगों का हक और अधिकार है, ये विवाद किसी कोई लाल डायरी से करा दोगे, कभी चोटी काटने वाली बूंदी से करवा दोगे, कभी और किसी तरह से करा दोगे। राजस्थान के हितों की बात, उन मुद्दों की बात अगर हम लोग नहीं करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का ये डाइवर्जन की बात करते हैं। लेकिन जो सहमति हो सकती है, अपने अपने तर्क हो सकते हैं। जो OBC रिजर्वेशन के बारे में मेरे तर्क है, ये जरूरी नहीं उसके बारे में हर कोई सहमत हुई। जातिगत जनगणना के संदर्भ में मेरा तर्क है, हो सकता है किसी को हर किसी को अधिकार है सहमति और असहमति से। जो तमाम स्कीमें राजस्थान के साथ अन्याय हुआ है उसमें मेरी समझ अलग हो सकती है, मेरे से असहमत व्यक्ति संगठन उसके अपने तर्क हो सकते हैं। तो ये इस तरह का जो डाइवर्ट करने की टैक्टिस है उसको भुगतना, आज भारत को कितना भुगतना पड़ रहा है, आज मणिपुर क्यों जल रहा है, इसी तरह की डाइवर्जन टैक्टिस के कारण जो मूल मुद्दे थे उन मूल मुद्दों को डाइल्यूट और डाइवर्जन के कारण आज देश के मेरी स्थिति, मूल मुद्दे क्या है वो अगर आप मेरे से पूछोगे तो उनका जवाब मैं दूंगा। जिस बात के हाइपोथेटिकल बात है, नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, संस्था बनी हुई है, ये सवाल आप मेरे से क्यों कर रहे हो? उन संस्थाओं से करो। ये सवाल मेरे से क्यों कर रहे हो? जो व्यक्ति इस तरह की आरोप लगा रहे हैं उनके पास अधिकार है किसी के पास जाकर, किसी एजेंसी के पास जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते। ये विवाद कर रहे हैं जो तमाम जो संकल्प आए थे उन संकल्प को डाइवर्ट करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। किसका षड्यंत्र? बीजेपी ने क्या इसमें? किसने डाइवर्ट किया? मैं आज थोड़ी कह रहा हूँ, उसी दिन कह रहा हूँ। तो आपके मंत्री ने डाइवर्ट किया है? आपके मंत्री ने डाइवर्ट नहीं, सबसे पहले सदन में ये बात किसने उठाई? आपके मंत्री है ना? हमारे मंत्री है ही नहीं। सबसे पहले सदन में बात किसने उठाई? नेता। आप भी उस समय गैलरी में बैठे, सबसे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष ने उठाई। संकल्प के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सदन के अंदर विवाद करकर और संकल्प के ऊपर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, संकल्प के ऊपर आप चर्चा करो, संकल्प के ऊपर आपका क्या राय है, आपका क्या स्टैंड है। और राजस्थान की जनता को अधिकार नहीं है, मेरा बिल्कुल स्पष्ट राय है और राजस्थान की जनता के सामने इस तरह डिफ्लेक्ट और डाइवर्ट और डाइल्यूट करने की राजनीति खत्म करनी चाहिए।
जाति जनगणना की आप बरसों से बात राजेंद्र गुड़ा बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं या बीजेपी ने उनसे इस लाल डायरी का मुद्दा मैं एक आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मुद्दों पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। आज बजरी में सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान के अंदर लाखों परिवार के सामने ये लाल डायरी, पीली डायरी, काली डायरी, जो जितनी डायरी है, मैंने तो वो डायरी देखी नहीं, डायरी के कंटेंट मैंने देखे नहीं तो मेरे को किसी ने कहा कि डायरी है, नहीं किसी ने डायरी पढ़ी, तो इस संदर्भ के अंदर मैं राय कैसे लूं? ये हाइपोथेटिकल चीजों के ऊपर हर किसी को राय रखने की व्यवस्था, ये सवाल शायद लेकिन के साथ अन्याय है। आप के सामने है राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने कहा कि मैं टेबल करना चाहता था, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था, लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं लाने दी गई, डायरी छीन ली गई। राजेंद्र गुड़ा जी को मेरे से ज्यादा नियमों का पता है। टेबल करने के लिए जो प्रावधान है उसके माध्यम से टेबल करना, टेबल करने के लिए स्पीकर के मुंह के ऊपर टेबल नहीं, और सामने जो टेबल लगी होती है उसके अंदर के अंदर टेबल की जाती है। या मेरे से ज्यादा आपको पता, तो उस प्रावधान के अंतर्गत वो अधिकार है, राजस्थान के हर सदस्य को अधिकार है, पर जो नियम बने हुए विधानसभा उस नियम के अंतर्गत हम लोगों का टेबल करें। वो कह रहे हैं कि मेरे मंत्री में पद से बर्खास्त हो गया, विधायक की सीट मेरी थी नहीं, तो मैं कहाँ जाता? विधायक की सीट थी या नहीं थी ये तो मुझे पता नहीं, विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा सचिवालय से आप बता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी निर्वाचित विधायक के लिए विधानसभा के अंदर जब तक वो एक्सपेल नहीं हुई, निष्कासित नहीं हुई, उसके बैठने की व्यवस्था नहीं हुई। उनका कहना अलग है, नियम और व्यवस्था की क्या है मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो। इस सवाल का जवाब जो संबंधित लोग हैं उनसे पूछोगे वो अच्छा रहेगा। जो बजरी के मार्फत से मीडिया को मैं अपील करना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता को सच बताओ, कहीं भी मेरी बात के अंदर कोई असहमति हुई तो आप मुझे बताओ, मैं तमाम नियम कानून तर्क आप लोगों को देता हूँ। आपने देखी नहीं वो डायरी, क्या आपकी जिज्ञासा है वो डायरी देखने? मेरी जिज्ञासा मुद्दों पर, हरीश चौधरी मुद्दों के ऊपर, फैक्ट और फिगर के ऊपर चीजें देखने के लिए जिज्ञासा है। पूरे प्रकरण ने क्या सरकार की खीर में बजरी डाली? ये बात नहीं अलग है। जो मैं कह रहा हूँ ये जो आज संस्कृति पनपरी है मुद्दों से डाइवर्ट करने का, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? समाज को, राजस्थान की जनता को। सर, मुद्दों की बात करते हैं, उन्होंने सदन में बैठे तमाम जो विधायक हैं, मंत्री, सभी भी एकदम सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, चरित्र हनन जैसी बात आई, मुकदमा दर्ज करना चाहे वही दोषी। देखो इन सबके लिए कानूनी प्रावधान है, कानूनी प्रावधान क्या है? कोई किसी को कोई किसी को किसी को अधिकार, ये उनकी सलाह है, उनकी मांग है। एग्रीकल्चर जमीन पे आवेदन नहीं कर सकते, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार उसकी जो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मैं कोई भी व्यक्ति और संस्था है, मैं तर्क के आधार पर, फैक्ट और फिगर के आधार के ऊपर बात करें। सिर्फ विवाद कर और मुद्दे से हमें भटकाना नहीं चाहिए। हर मुद्दे पर अपनी अपनी राय हो सकती है, सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, पर उन मुद्दों से हटकर और विवादों बिना आधार विवाद कर और मुद्दों से हम लोगों को समाज में भ्रमित नहीं करना चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं विशेष तौर के ऊपर मैं आज बजरी के संदर्भ में आप सब लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूँ। अगर सीधा सवाल ये राजस्थान की जनता के सामने हो कि क्या राजस्थान के अंदर बजरी सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, उसका सीधा उत्तर है महंगी। आम उपभोक्ता को राजस्थान के अंदर बजरी महंगी मिल रही है। ये महंगी बजरी क्यों मिल रही है, ये सबसे प्रमुख सवाल है। ये बजरी की सच्चाई राजस्थान के अंदर आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए, या सिर्फ विवाद कर हम लोग इसे बजरी के संदर्भ में राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने की जगह और ज्यादा
इस पूरे विषय में विवाद कर और राजस्थान के जनता के सामने और इस विषय को और बलिष्ठ राजस्थान के अंदर बजरी के खनन की व्यवस्था फ्री हुआ करती थी। कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अंदर बजरी का खनन कर और अपने उपयोग करने वाली जगह ले जा सकता था और राजस्थान सरकार रॉयल्टी देने की व्यवस्था थी। उस रॉयल्टी के कलेक्शन के संदर्भ में रॉयल्टी के ठेके कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था राजस्थान के अंदर थी। रॉयल्टी के ठेके के जगह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2013 के अंदर फैसला किया कि राजस्थान के अंदर बजरी का खनन फ्री नहीं होगा। बजरी के खनन के लिए लीज की व्यवस्था होगी। इस ऑर्डर के अंदर 2013 के अंदर ये व्यवस्था लीज के लिए राजस्थान के अंदर जगह चिन्हित की गई और जो सबसे ज्यादा लीज में बोलीदाता होगा उसको लीज का अधिकार मिलेगा। वो 5 साल का लीज का अधिकार। राजस्थान के अंदर जो लीज धारक थे उनकी खुली बोली के माध्यम से राजस्थान के अंदर उन लीज धारकों को उसका अधिकार मिला। हर जिले के अंदर कई लीज के ऑक्शन हुए। मैं बाड़मेर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं। बाड़मेर जिले के अंदर 2012-13 के अंदर 58 करोड़ 52 लाख रुपए, जो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले हैं उनके पक्ष के अंदर ये लीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत उनको लीज का अधिकार मिला। 58 करोड़ 52 लाख। उन लीज धारकों को 50% पैसा उस वक्त ही एग्रीमेंट के वक्त ही जमा कराने का प्रावधान था। आम उपभोक्ता को उस लीज धारक के माध्यम से ही बजरी का व्यवस्था हुई। कोई भी आम उपभोक्ता बाड़मेर जिला या राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ उस लीज धारक के माध्यम से ही बजरी खरीद सकता। अब ये सवाल है कि सिर्फ वो 45 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी के अतिरिक्त आम उपभोक्ता के ऊपर कितना भार पड़ा इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मार्फत से। 45 रुपए के अलावा जो बाड़मेर की जनता के ऊपर जो 58 करोड़ रुपए भी बाड़मेर की जनता को 5 सालों के अंदर देने का, और वो बाद में कानूनन प्रक्रिया के तहत वो जब स्टे हो गए उसके कारण जो 50% का इतने सालों का ब्याज भी किसको देना पड़ा, वो आम उपभोक्ता को देना पड़ा। सिर्फ रॉयल्टी के पैसे और लीज की बोली तक की बात सीमित नहीं रही। इसके अतिरिक्त डीएमएफटी का पैसा आम उपभोक्ताओं से वसूला गया। आरएसएमटी का पैसा भी आम उपभोक्ताओं को देने का व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था। जीएसटी जो केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी है, वो जीएसटी भी आम उपभोक्ता को इसके अतिरिक्त देने का। पर्यावरण विभाग द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा जो सीटीओ और सीटीई फीस थी वो भी आम उपभोक्ताओं से लेने की व्यवस्था थी। वन व पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली के कई और शुल्क भी आम उपभोक्ताओं को देने पड़े। इन सबके अलावा सीएसआर के तहत भी आम उपभोक्ता को पैसे देने पड़े और इनकम टैक्स भी आम उपभोक्ता को पैसे देने।
सवाल ये उठता है कि आम उपभोक्ताओं को इतना वित्तीय भार, जो इतनी महंगी बजरी देने के लिए हम लोगों को पैरवी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने एक फैसला किया जिसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के मार्फत इन तमाम लीज धारकों से ये अधिकार राजस्थान सरकार ने दी, पर उसके खिलाफ वापस एक दफे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये आदेश 2017 का है, सुप्रीम कोर्ट ने वापस आदेश दिया कि जो लीज धारक है उनको ही माइनिंग का अधिकार है। 2017 के अंदर वापस सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया, और जितनी बची हुई अवधि है उस बची हुई अवधि के अंदर सिर्फ ये लीज धारक ही राजस्थान के अंदर बजरी का खनन कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उस आदेश के बाद में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और लिटिगेशन हुए। अंत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मार्फत राजस्थान के अंदर बजरी का खनन शुरू हुआ 26/5/2021 के 26/5/2021 से राजस्थान के अंदर सबसे पहले जालोर के अंदर ये खनन शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और सीईसी सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी के आदेश से ये शुरू हुआ, और जो शेष 13 महीना जो बचे हुए थे इन लीज धारकों का, उनको अधिकार दिए गए। उनके मार्फत ये सब है। अब ये सवाल आता है कि पिछले दिनों के अंदर ये आंदोलन हुए, विवाद हुए, ये आंदोलन कर विवाद कर किस के हित की रक्षा करने के लिए आंदोलन और विवाद किए। ये मेरा सीधा आरोप है। आरएलपी के मुख्य हनुमान बेनीवाल से ये आरोप का तर्क ये है, आरोप के फैक्ट और फिगर ये है कि जो विवाद किया गया उससे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की मदद करने की उनकी मंशा थी तो वो सिर्फ लीज धारक बजरी के ठेकेदारों की। ये बात मैं इससे आधार पर कह रहा हूं। सबसे पहला जो मेरा तर्क है कि जुलाई और अगस्त के अंदर राजस्थान के अंदर बजरी का खनन हो ही नहीं सकता। राजस्थान के अंदर जुलाई और अगस्त के अंदर किसी भी लीज धारक के मार्फत से बजरी का खनन नहीं हो सकता। ये टाइमिंग क्या? दूसरा तर्क मेरा ये है कि जब बजरी का खनन नहीं हो सकता है तो ये बजरी बेचने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बजरी बेचने का इकलौता अधिकार जो स्टॉक का अधिकार है लीज धारकों का। उसके अलावा राजस्थान के अंदर कोई भी दूसरी माध्यम से बजरी को कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी ग्रुप नहीं तो बेच सकता, नहीं किसी और के मार्फत से हम लोग बजरी खरीद सकते हैं। तो इकलौता अधिकार इन लीज धारकों के डंपिंग यार्ड ही थे। जब मोनोपोली होती है तो मोनोपोली में किसको फायदा होता है? मोनोपोली के अंदर जिस व्यक्ति के पास वो अधिकार होता है उसी को फायदा होता है। वो व्यक्ति राजस्थान में कौन थे? वो व्यक्ति राजस्थान के अंदर बजरी के ठेकेदार थे। फिर ये विवाद कर रहे थे कि विजिलेंस लेकर आओ। हर जिले के अंदर ये विवाद कर रहे थे विजिलेंस लेकर आओ। ये विजिलेंस लाने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? विजिलेंस लाने के पीछे उनकी मंशा थी कि बजरी के ठेकेदारों की मदद करनी। ये भी मैं आरोप के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूं। आज जो आम उपभोक्ता जो बजरी का खनन स्वयं कर और ट्रैक्टर के माध्यम से एक साधारण सा परिवार के सदस्य ट्रैक्टर के माध्यम से खनन कर और लेकर आ रहा था, उनके लिए नियम क्या? वो नियम उनको भी पता है और जो भी जानकारी हासिल करना चाहता है उनको तमाम लोगों को पता है। वो नियम ये है कि बजरी के खनन के लिए इकलौता माध्यम जो मैं कह रहा हूं कि वो
डंपिंग यार्ड है वो भी किस प्रक्रिया के तहत। कोई भी राजस्थान के अंदर सीधा नदी से खनन नहीं कर सकता है। नदी से खनन, बजरी का खनन, माइनिंग करने के बाद में 5 किलोमीटर की परिधि में उसको डंपिंग यार्ड बनाना पड़ता है और 5 किलोमीटर के परिधि में उसको डंपिंग यार्ड में डंप करना पड़ता है, बजरी का भंडारण करना पड़ता है और उसी भंडारण से ही कोई भी राजस्थान के व्यक्ति बजरी खरीद सकता है। और बजरी के खनन नदी के ऊपर करने के लिए भी वेविंग, जो नाव का कांटा है उससे कर और फिर उस जगह जो डंपिंग यार्ड है उसके अंदर उसको डंप करना होता है और 5% तक ही उसको जो वेट लॉस है, जो छीजत जिसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं, उसके लिए वो अलाउ। अब सवाल ये आता है कि जब विजिलेंस कानून और नियम से करेगी तो कानून और नियम से विजिलेंस के ऊपर सबसे पहले मार किसको पड़ेगी? कानून और नियम से सबसे पहले मार राजस्थान के किसानों को पड़ेगी, आम उपभोक्ताओं को पड़ेगी। आज राजस्थान के अंदर मार्च 2022 तक राजस्थान में ट्रैक्टर कितने थे? 12,50,000 ट्रैक्टर राजस्थान के अंदर मार्च 2022 में। और बजरी का खनन या दूसरे किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल ट्रैक्टर को ही अनुमति दी जाती है। वो कॉमर्शियल ट्रैक्टर राजस्थान के अंदर मात्र 11,470 के करीब 11,470 ट्रैक्टर के अलावा राजस्थान के अंदर कोई भी किसान अपना ट्रैक्टर के माध्यम से किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकता जिसमें कोई भी परिवहन, जिसमें मजदूरी शामिल है। तो ये विजिलेंस का मार सबसे पहले राजस्थान के किसानों को पड़ी। दूसरा सवाल यह है कि जो ट्रैक्टर की क्षमता 3 टन की है, 3 टन की ट्रैक्टर की क्षमता से अतिरिक्त उस ट्रैक्टर के अंदर कोई भी किसान किसी भी तरह का परिवहन नहीं कर सकता जिसमें मछली भी शामिल है। अगर विजिलेंस भेजेंगे, विजिलेंस का दबाव कर बजरी के ठेकेदारों की मदद करने के लिए जो है दबाव की राजनीति की जा रही है, उसके आम किसान को सबसे पहले ये नुकसान होगा। और नियम क्या कहते हैं? नियम ये कहते हैं, भंडारण के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया जैसे कि कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अंदर 1200 क्यूबिक फीट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता है। 1200 क्यूबिक फीट कितने हैं? 48 टन। ये सरकारी फैसला है। कोई भी ग्राम पंचायत अपने निर्माण के लिए अगर उसने 2 गाड़ी से ज्यादा कोई भंडारण किया हुआ है, कोई भी उपभोक्ता जिसने 2 गाड़ी से ज्यादा भंडारण किया हुआ, वो सब अवैध है। विजिलेंस उसकी कार्रवाई करने का हक और अधिकार रखती है। अवैध और पेनल्टी, ये अवैध और पेनल्टी के माध्यम से राजस्थान की जनता को और प्रताड़ित करने का आगे बैठो रख दो यार इसको बंद कीजिए। 4 लाख तक का परचेस है। लाख रुपए से अधिक की जो कीमत है उसमें 4 लाख का, 25 लाख से ज्यादा की कोई भी अगर ट्रक हो उसके ऊपर 4 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। हम अच्छी तरह से जानते हैं ग्रामीण परिवेश के अंदर क्या 3 टन बजरी के ट्रैक्टर के अंदर परिवहन मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दूर जब परिवहन करना पड़ता है तो औसतन 1 टन के ऊपर कम से कम 500 से 700 रुपए टन अतिरिक्त, अगर 3 टन से कम हम लोग लेकर आए। कानूनन तौर के ऊपर वापिस सुप्रीम कोर्ट ने
11/11/2021 को फैसला किया। ये इस फैसले के अंतर्गत और कठोर जो सेंट्रल इंपावरमेंट कमेटी है उसके माध्यम से और कठोर प्रावधान किए गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये आंकड़े दिए गए कि जिस समय बजरी राजस्थान के अंदर बंद थी उस वक्त क्या स्थिति थी, 2411 FIR जो अवधि जिस समय राजस्थान के अंदर बजरी बंद थी 16/11/2017 से 30/1/2020 के बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हल्फनामा दिया गया है कि 2411 FIR दर्ज हुई इलीगल बजरी के अंतर्गत। और जो CEC थी, CEC के माध्यम से ये रिकमेंडेशन CEC ने केंद्र सरकार की सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी है कि जो पेनल्टी और पेनल्टी के अतिरिक्त 10 लाख रुपए प्रति व्हीकल के ऊपर पेनल्टी की जाए और इसके अतिरिक्त 5 लाख पर क्यूबिक मीटर जो भी बजरी सीज करी गई इस समय दरमियान उसके ऊपर टैक्स दिया जाए। एक लोकसभा के सदस्य के तौर के ऊपर सबसे पहले तो वो गठबंधन की सरकार में थे। उस गठबंधन की सरकार के वक्त राजस्थान के बजरी के संदर्भ में उन्होंने क्या पैरोकारी करी, ये तमाम जो टैक्स लगे हुए थे, तमाम फैसले हो रहे थे, उस वक्त वो मौन उनके साथ क्यों खड़े रहे। सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी के सामने उन्होंने एक बार भी जाकर बात करी। NGT के सामने एक लोकसभा के सदस्य के नाते एक बार भी बात करी। ये तमाम जो टैक्स लगे हुए हैं, 13 प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं, कभी भी उनके खिलाफ उन्होंने एक लफ्ज भी बोला नहीं बोला। नहीं बोलने के पीछे कारण ये कि वो सीधे तौर पर बजरी के ठेकेदारों का और बजरी माफियाओं की मदद करना चाहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ है विवाद करना नहीं है। मेरा मकसद है कि राजस्थान के अंदर बजरी राजस्थान के लोगों को कैसे सस्ती मिले। राजस्थान में बाड़मेर के अंदर तुलनात्मक तौर के ऊपर बजरी सस्ती है, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। 350 रुपए राजस्थान के अंदर जो बाड़मेर के जो उपभोक्ता उनको ट्रैक्टर के माध्यम से बजरी मिलती है, पर मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब सवाल ये उठता है कि उनको सस्ती बजरी कैसे मिले। सस्ती बजरी सिर्फ नियमों में परिवर्तन कर ही, कानून में परिवर्तन कर ही हम सस्ती बजरी राजस्थान के उपभोक्ता को दे सकते। विवाद कर हम लोग से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हम लोगों को मुद्दे पर बात करनी चाहिए, तर्क से बात करनी चाहिए और आंकड़ों पर बात करनी चाहिए और जो हकीकत है उसके आधार पर बात करनी चाहिए, फैक्ट और फिगर के ऊपर। पर एक नई संस्कृति विवाद करना, विवाद कर दिखना कुछ और लक्ष्य कुछ और हुई। ये पिछले दिनों देश के अंदर काफी कोई भी मुद्दा हो इसमें मेरे को दे दो, दोबारा स्टार्ट कर दो। क्या चेक कर रहा तो किया था ठीक है सर, स्टार्ट करेंगे आप सबका